आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। किस रिगार्डिंग होगा पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स होना चाहिए और क्या सही तरीका हो इसका पढ़ने का, किस तरह से इसको स्ट्रेटजी बना के पढ़ें ताकि करंट अफेयर जो पीटी में हो चाहे मेंस में हो वो सब में कहीं भी कोई दिक्कत हमें देखना ही ना पड़े। पीटी हो, मेंस हो, उसके बाद भी अगर आप पास कर जाते तो इंटरव्यू हो, हर जगह है आपको इसमें मदद मिले और कहीं पर भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो, और अगर पहले से देख रहे हैं वीडियो को तो शेयर किया कीजिए। हमेशा शेयर करने से चैनल का रीच बढ़ता है, रीच बढ़ने से चैनल बड़ा होगा, फिर आप ही के लिए बेस्ट कंटेंट मैं लाता हूँ। चैनल का इंस्टाग्राम आईडी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इंस्टाग्राम का, और मेरा भी इंस्टाग्राम दिया रहता है। आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारे एमसीक्यू वगैरह मिल जाएंगे कुछ दिनों में, और फैक्ट्स और करंट के भी मैं अपलोड करता शुरू कर दूंगा थोड़े दिनों में। जो यूट्यूब पर कम्युनिटी में मैं डालता हूँ सवाल, उसको सवालों को ज़रूर हल किया कीजिए। मैं बच्चों की एक साइकोलॉजी बता देता हूँ। अगर आपने देखा होगा गौर से तो जो आसान सवाल होते हैं उस पर ज़्यादा लोग आंसर देते हैं, और जो थोड़ा सा भी कठिन सवाल होते हैं उसको बच्चे स्किप करना शुरू कर देते हैं। ये क्या हुआ? यूट्यूब पर कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आपकी बेइज्जती हो जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलता आप कौन सा आंसर सेलेक्ट कर रहे हो, किसी को कोई नाम नहीं दिखता, ना मुझे दिखता ना किसी को भी दिखता है। तो इसलिए डरा मत कीजिए। यूट्यूब पर भी आपको आंसर देने में अगर डर लगता है कि आपका गलत हो जाएगा तो ये बहुत ही भयावह स्थिति हुआ। यूट्यूब पर जो भी कम्युनिटी में आपको जिसके भी चैनल के मिलते हैं क्वेश्चंस, जो जेन्युइन चैनल होगा वो कभी भी रीच बढ़ाने के लिए आसान सवाल नहीं देगा, बल्कि कठिन सवाल देगा जो 10 बच्चे ही हल करेंगे, लेकिन उनकी जो कन्फ्यूजन है इस टॉपिक पर वो क्लियर हो जाए। तो उसको ज़रूर हल कीजिएगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा आसान सवालों के पीछे नहीं, लॉजिकल सवालों के पीछे भागिए। आसान सवाल चैनल के रीच बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं और कठिन सवाल आपकी अच्छाई के लिए डाले जाते हैं। करंट अफेयर के जो हम डिस्कशन करेंगे, तो करंट अफेयर को समझने के लिए पीटी के रिगार्डिंग और मेंस के रिगार्डिंग हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। भाई सवाल किस तरह के पूछे गए हैं। पीटी तो जिन्होंने 68वीं दिया है या नहीं भी दिया है तो 68वीं का पेपर देखा होगा, 67th का भी पेपर देखा होगा 67वीं का। 67वीं और 68वीं में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। 68वीं का पेपर आपने देखा ही होगा किस तरह से पीटी में करंट पूछे गए थे। 68वीं का मेंस तो अभी हुआ नहीं है, तो 67th के मेंस से ही पैटर्न बदलना शुरू हो गया था करंट को लेकर। मेंस के सवाल मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है और हम लोग किस बुक से तैयारी करें, किस हिसाब से तैयारी करें कि हमारा करंट अफेयर कभी भी गलत ना हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर जो होता है ये सबसे मुख्य चीज़ इसके लिए चाहिए होता है जनरल अवेयरनेस। ओके, सामान्य रूप से अगर आप जागरूकता भी रखेंगे ना अपने आस पड़ोस में, न्यूज़पेपर से संबंधित कौन से घटनाक्रम देश विदेश में चल रहे हैं, एक आध न्यूज़ चैनल देख लिया अच्छे, और वो आज तक और वो वाले नहीं, वो सब घटिया होते हैं, वो सांप्रदायिक चैनल हैं। कुछ अच्छे जैसे बीबीसी हिंदी का बेहतरीन कंटेंट होता है, DW है एक, DW इसका भी अच्छा कंटेंट होता है। कोई अच्छा सा चैनल या कोई वेबसाइट आपको पता हो, जैसे दृष्टि के वेबसाइट पे बहुत अच्छा डेली का समसामयिक अपलोड होता है लिखित रूप में, तो उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो वो भी बेस्ट होगा। तो ये क्या है, ये जनरल अवेयरनेस है। ये आपको एज ए स्टूडेंट, पहले के लोग अगर पूछेंगे, आप पहले के जनरेशन की तैयारी करने वाले तो बोलते थे कि हम लोग रेडियो सुनते थे रेगुलर, 8:45 का न्यूज़ आता था, वो बोलेंगे मैं तो नहीं सुन, मैं तो अगले जनरेशन का हूँ। उसके बाद से टीवी पर कोई न्यूज़ आता था तो टीवी पर न्यूज़ देखते थे और पेपर पढ़ना रेगुलर होता था। ये क्या है, ये सामान्य रूप से आप लोग जागरूकता का एक तरीका होता है। जनरल अवेयरनेस अगर आपका ठीक है तो मेंस एग्ज़ाम के लगभग में अगर 5 क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं तो 3 तो आप आसानी से बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो चीज़ों को लेकर तो। और करंट अफेयर मेंस की ये खासियत है, मैं 67th में दिखाऊंगा कि वो हॉट टॉपिक नहीं पूछता है, वो टॉपिक पूछता है जो काफ़ी दिनों से चर्चा में है और एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको। ओके,
फिर मैं आपको जनरल अवेयरनेस से संबंधित टूल वगैरह जो हैं, कौन कौन से वेबसाइट फॉलो करना चाहिए, कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सब मैं बताने वाला हूँ। ओके, चलिए पहले क्वेश्चंस को दिखाता हूँ मैं। 67th बीपीएससी मेंस में ये सवाल पूछा गया था, GS1 का ये सवाल है। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। क्या बोला है कि अग्निपथ के विकास है अग्निपथ योजना या विनाश है, टिप्पणी कीजिए। अब अग्निपथ को लेकर बिहार में सबसे ज़्यादा ट्रेन फूके गए थे, तो ये कोई सवाल ऐसा तो नहीं हुआ कि जिसको लेकर अवेयर नहीं होंगे। जो किसी पत्रिका में देखेंगे या कोई चैनल पढ़ाएगा तभी आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ये तो सही नहीं हुआ। ये तो आपको खुद से भी पढ़ना चाहिए था कि क्या है भाई, है ना। अग्निपथ से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये। अगला क्या पूछा उसने कि भारत के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। 2019 का जब से इलेक्शन हुआ है, कब से? 2019। कौन सा इलेक्शन? जनरल इलेक्शन, जिसको क्या कहा जाता है? लोकसभा का इलेक्शन जो हुआ है। और हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता, जैसे 2020 में बिहार में इलेक्शन हुआ था, उसी हिसाब से हर साल, जैसे इस बार ही अलग अलग जगहों पर इलेक्शन हुए हैं, त्रिपुरा वगैरह में, नागालैंड वगैरह में अभी इलेक्शन हुआ है। अभी कुछ दिन बाद फिर राजस्थान वगैरह में इलेक्शन होंगे, कर्नाटक में होगा। तो ये सब क्या है, हर साल ही इलेक्शन होता रहता है। तो अगर ये टॉपिक आपसे पूछा गया है, 2019 से ही ये चीज़ चर्चा में है कि क्यों ना जो लोकसभा है और सभी राज्यों के विधानसभा है, क्यों ना इन सभी का इलेक्शन एक साथ में करवा लिया जाए। क्या ये किसका क्वेश्चन था? क्या ये स्टैटिक पोर्शन से आया था क्या? नहीं, ये किससे था? ये करंट अफेयर से ही संबंधित सवाल था, जो चर्चा में था। कोई चीज़ जो राष्ट्र के लिए, बिहार के लिए ज़रूरी है, उस पर चर्चा करना, वो आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, उस चीज़ पर सवाल पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था। ये किसके मैगजीन मिलेगा आपको? देखेंगे 2022 के अगर मैगजीन देखेंगे आप, जो बीपीएससी संबंधित आए थे मेंस के रिगार्डिंग, उस समय से किसी में भी नहीं था ये तो 2019 से टॉपिक चर्चा में है। तो हर दूसरे साल, एक साल 6 महीने के बाद ये किसी न किसी मैगजीन में आता था, लेकिन मेंस के ठीक पहले किसी मैगजीन में नहीं था ये एक अवेयरनेस का सवाल था जो आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये तो IR से संबंधित हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। फरवरी 2022 के बाद से रूस यूक्रेन का मुद्दा, उसके बाद से क्या है देखिए, ये सवाल क्या है, ये क्या डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछा है? नहीं, उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। संवैधानिक संस्था कौन होती है? क्या ED के बारे में बता रहा हूँ मैं? क्या ED संवैधानिक संस्था है? नहीं। संवैधानिक संस्था होगी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट हो गए सारे संवैधानिक संस्था, UPSC हो गया। उसके बाद से कौन सा हो गया? कैग। ओके, आर्टिकल 148 है कैग से संबंधित। ये सब क्या है? संवैधानिक संस्था। पूछा है कि क्या सत्ताधारी दल जो है, जैसे अभी केंद्र सरकार में BJP है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या ये सत्ताधारी दल जो है ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है अपने फायदे के लिए? इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। आए दिन आरोप लगते रहते हैं चुनाव आयोग पर, कैग पर, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर आरोप लगते हैं कि सत्ता जो सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए हैं, हाई कोर्ट के पक्ष पे लगता रहता है, या राज्य सरकारें हैं, जो राज्य सरकार होती हैं वो अपने पक्ष में किसी संस्था का दुरुपयोग कर सकती हैं, वित्त आयोग वगैरह संस्था जो है उसका दुरुपयोग हो सकता है। ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। क्या सत्ताधारी पार्टी अपने मकसद के लिए इसका दुरुपयोग करती है? तो ये सवाल पूछा गया था। तो क्या किसी एक टॉपिक पर आप संबंधित करेंट अफेयर था ये? नहीं। बहुत सारे न्यूज़ आते हैं अलग अलग संस्थाओं के बारे में कि केंद्र सरकार पर आरोप लगता है, उन सबको जोड़कर एक सवाल पूछ लिया कि क्या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये क्या था? ये जनरल अवेयरनेस को करंट अफेयर के सवाल बनाकर आपसे पूछा गया है। तो किसी एक टॉपिक, जैसे आपने CBI का दुरुपयोग पढ़ के गए, CBI की तो संवैधानिक है भी नहीं, वैधानिक है वो तो। संवैधानिक पता होगा ना, जिसका, ऐसी संस्था जिसका जिक्र भारत के संविधान में किसी आर्टिकल में किया गया हो, है ना। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 324, कैग का आर्टिकल है 148, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 121 से शुरू होता है, 123 से शुरू होता है, 147 तक है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ यही है। उसके अलावा
जैसे वित्त आयोग है तो आर्टिकल 280 है, आई थिंक, हाँ यही है शायद आर्टिकल 280। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिकल के तहत बनाए गए संस्थाएं हैं जिनका जिक्र संविधान में है, वो संवैधानिक कहलाती हैं। अब सीबीआई का तो कोई आर्टिकल नहीं है ना संविधान में, नीति आयोग का तो कोई आर्टिकल नहीं है संविधान में, तो वो संवैधानिक नहीं कहला के वैधानिक कहलाती हैं। वैधानिक, वैधानिक, ओके, वैधानिक संस्था कहलाएंगी वो सब, और ये सब संवैधानिक कहलाती हैं। पहले तो ये पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो ये क्या था, ये किससे सवाल जुड़ा हुआ था, ये भी जनरल अवेयरनेस से था कि अगर आप चीज़ों को लेकर अवेयर हो, अगर आप चीज़ों को रोज़ डेली न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, आप डेली कोई अच्छा सा डिस्कशन सुन रहे हो चैनलों पर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक जो है इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ऐसा भी अमृतपाल का मुकदमा लेकर नाच रहे थे, अतीक अहमद का मुकदमा लेकर नाच रहे थे लोग। अतीक अहमद में कौन सा सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए कौन सा सवाल छुपा हुआ है। नहीं सोच पा रहे हैं ना आप, मैं आपको सोचवाता हूँ। इसमें छुपा हुआ है, अगर बीपीएससी अगर ये पूछ लेते ही अभी कि अपराधियों का राजनीतिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, GS2 का सवाल पूछ सकती है। बताइए क्या ये करंट अफेयर से नहीं था? बिल्कुल था, करंट अफेयर से चर्चा में था कि अपराधियों का राजनीतिकरण कैसे होता है। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है, राजनीति का अपराधीकरण। ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों को एक साथ मत जोड़िएगा। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, क्या इससे जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं? कहाँ से ये सवाल आया? ये सवाल करंट अफेयर से ही पूछा गया है। तो इसके प्रति अगर आप थोड़ा सा जागरूक रहेंगे कि ये जो मुद्दा चल रहा है अभी करंट में, ये कहाँ से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो आपका करंट का जो मेंस का पोर्शन है कम से कम उसको लेके कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ रही होगी चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे राहुल गांधी जी का जो मुद्दा था, उससे क्या जोड़ सकते हैं आप? उससे ये जोड़ सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और क्या जोड़ सकते हैं? संसद सदस्यों की अयोग्यता। क्या ये हॉट टॉपिक नहीं है अभी? इससे पहले कभी आपने देखा कि विपक्ष के एक सबसे बड़े नेता का संसद से निष्कासित कर दिया जाए? बहुत पहले सोनिया गांधी जी के ज़माने में, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में ये सब चीज़ें हुआ था। तो अभी हुआ है, तो क्या ये हॉट टॉपिक नहीं है? तो ये हॉट टॉपिक है। तो ये क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपके आसपास जो घटनाएँ घटित हो रही हैं उनमें से अपने टॉपिक निकालना सीखिए कि कौन से टॉपिक आपके काम की है और कौन से टॉपिक आपके काम की नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ को लेकर समझ में आ रहा होगा। मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी समझा रहा हूँ, पीटी पर भी हम लोग आएंगे। समझ में आ रहा होगा चीज़ें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके लिए क्या होता है, एक तो डेली न्यूज़पेपर को अगर आप डेली पढ़ना शुरू कर देते हैं, कौन से न्यूज़ पढ़ने? क्या पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ने हैं? क्या बीजेपी कांग्रेस में जो झगड़ा हो रहा है क्या उसको पढ़ना है? नहीं। हाँ, झगड़ा का विषय जैसे हो, जैसे कांग्रेस अगर आरोप लगा रही हो कि संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ वो टॉपिक निकाल लीजिए कि क्या आरोप लगाए हैं, उससे जुड़ा हुआ क्या करंट GS में कोई सवाल बन सकता है, उसको नोट कर लिया। आर्टिकल डेली पढ़ लिया, आर्टिकल पढ़ के खुद से उसको लिखने की प्रैक्टिस कर ली। तो ये सब क्या है, ये जनरल अवेयरनेस है जो तैयारी के दौरान आपको बेसिक चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, पहले तैयारी करने की तैयारी में ही ये सब कुछ आ जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब न्यूज़पेपर कौन से पढ़ें, ये भी आ जाते कई सारे लोग। राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, किसी का भी राष्ट्रीय संस्करण, नेशनल एडिशन जो होता है, हिंदी का कोई सा पढ़ लें, इंग्लिश का पढ़ लें। हिंदी इंग्लिश में इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू सही होता है। हिंदी में तो अच्छे न्यूज़पेपर का भारी अभाव है। इसमें दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, अच्छा है, या फिर आप जनसत्ता पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण काफ़ी ज़्यादा बाइज्ड है, तो इसके आर्टिकल अक्सर नेता वगैरह लिखते हैं। तो जिस दिन नेताजी ने आर्टिकल नहीं लिखा हो तो उस दिन पढ़ लेना अच्छे से। रेगुलर पढ़ने की अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत सारा उसमें कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। चीज़ें क्लियर हो रही है, काफ़ी सारा कुछ मेंस के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। दूसरा एक और है, सोर्स मैं बता देता हूँ। जैसे संसद टीवी है, चैनल है यूट्यूब पर, इस पर जो हिंदी में डिबेट आते हैं, इंग्लिश में डिबेट आते हैं, और इस पर इंटरनेशनल रिलेशन रिगार्डिंग भी डिबेट आते हैं, इस पर साइंस से संबंधित डिबेट आते हैं। तो इसको अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हिंदी के रिगार्डिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग डिबेट, छोटे छोटे कितने 30 मिनट के होते हैं मात्र,
इससे ज़्यादा तो आप इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो देखने में समय निकाल देते हो। 30 मिनट का एक डिबेट होता है मात्र, तो उसको अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे ना, तो यकीन माना जाके देखना संसद टीवी पर 2020 में बहुत ज़्यादा मुद्दा में था वन नेशन वन इलेक्शन, और इसी सवाल पूछा है। इस पर डिबेट है काफ़ी सुंदर सा, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है, इन सब पर रिलेटेड। तो ये कुछ सोर्स मैंने आपको बताए हैं जो बुक के रिगार्डिंग नहीं होकर अलग से हैं। ये आपको जनरल फॉलो करना ही चाहिए, कुछ नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी लाइफ में इतना फॉलो करना चाहिए, ताकि एक जागरूक नागरिक तो बने रहें। तो आप अपने आप मेंस के रिगार्डिंग 80% सवाल सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब कुछ और सवाल मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि बुक कौन से पढ़ने चाहिए उस पर। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे देखिए बटन होगा लाइक का, छोटा सा रहता है प्यारा सा, उसको दबा दीजिए ऐसे, है ना। देखिए सवाल GS2 का है। वो GS1 के मैंने कुछ सवाल दिखाए थे, ये सत्ताधारी वाला, उसके बाद से रूस यूक्रेन और भारतीय संबंध, एक राष्ट्र एक निर्वाचन, अग्निपथ योजना, ये सब हॉट टॉपिक था। अब देखिए GS2 के कुछ सवाल हैं, उसके बाद हम लोग PT के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा। PT के रिगार्डिंग तो बहुत ही अलग तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि PT और मेंस बिल्कुल अलग होता है UPSC BPSC का। देखिए सवाल क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसको, कि बिहार में औद्योगिक विकास, कीवर्ड्स अंडरलाइन करना पहले सीखा होगा आपने, का चित्र प्रस्तुत कीजिए। औद्योगिक विकास के बारे में बताना है, तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। किसका? भारत का जो औद्योगिक विकास है उससे तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए। पिछड़ापन के कारण को बताना है, तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। बड़ा सा लिखना था। पहले बिहार में औद्योगिकरण को भारत में औद्योगिकरण से मिलाकर चर्चा करना है। अब उस चर्चे में क्या सब हो सकता है कि बिहार के GDP में प्राथमिक सेक्टर का इतना भाग है, भारत के GDP में प्राथमिक सेक्टर का इतना भाग है, सेकेंडरी सेक्टर का इतना भाग है, टर्सरी सेक्टर का दोनों में इतना भाग है। भारत सरकार ने ये नीतियाँ बनाई हैं, बिहार सरकार ने ये नीतियाँ बनाई हैं। बिहार में इस चीज़ का उत्पादन बढ़ा है तो भारत सरकार इस चीज़ के उत्पादन पर फोकस कर रही है। बिहार में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं उसको फिर लिखना था आपको। ये देखिए, बिहार के औद्योगिक विकास की रूपरेखा आपको कहाँ पर मिलेगा? ये बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, उसमें औद्योगिक विकास की रूपरेखा दिया हुआ था। औद्योगिक जो डेटा रिलीज करती है बिहार का वित्त विभाग, उसमें रहता है। और इसके अलावा जो आपको मिलेगा, ये बिहार के जो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बिहार में कौन से उद्योग की कहाँ पर स्थापना हुई है, किस क्षेत्र में कौन से उद्योग हैं, उस सब के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। कि बिहार सरकार का जो वित्त रिलेटेड डेटा रिलीज होता है, बजट होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, उस पर आधारित सवाल हैं ये। और करंट अफेयर में जो आप फैक्ट्स रटते हैं उस पर आधारित सवाल था ये। और इंडिया से कंपेयर करके लिखना था। ये एक करंट का ही सवाल है, लेकिन उसको GS2 के साथ थोड़ा सा इकोनॉमिक्स मिक्स कर दिया गया है। अब बिहार में औद्योगिकरण की समस्या के बारे में लिखना है कि क्यों हम औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब इसके बारे में लिखिए कि यहाँ पर निवेश का कोई माहौल नहीं है, राजनीतिक रूप से इच्छा शक्ति की कमी है, नवाचार की कमी है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्किल्ड वर्कर नहीं है, ज़मीन मुहैया नहीं हो पाता है, फैक्ट्री लगाने पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं। ये तो आपकी खुद की सोच होगी, आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद से क्या लिखना है, देखिए फिर अगला लाइन करंट है कि बिहार सरकार ने हाल ही में सुधारात्मक कदम, बिहार सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके सुधार को लेकर, मतलब बिजनेस करने में लोगों को सहायता मिले, इसके सुधार को लेकर बहुत सारी योजनाएं और कानून और एक्ट वगैरह पारित किए हैं हाल के दिनों में। कोशिश कर रही है कि निवेश आए बिहार सरकार, तो उन सारे कदमों को आपको लिखना था। ये करंट अफेयर का ही था। करंट अफेयर के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार का सब कुछ मिक्स करके एक सवाल में दिया हुआ था। अब अगली बार जब शॉर्ट आंसर आएगा, इसी में वो तोड़ देगा सवालों को। पहला सवाल दे देगा कि बिहार और भारत के औद्योगिक विकास की तुलना कीजिए। दूसरा सवाल दे देगा कि पिछड़ेपन के कारण को लिखिए। तीसरा सवाल देगा कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए उसको लिखिए। पता चल रहा है कि किस तरह के सवाल पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। अगला एक और करंट का है, इसमें जीविका के बारे में पूछा है। विशुद्ध रूप से बिहार स्पेशल योजना से एक सवाल पूछा गया है, यानी कि बिहार स्पेशल से जुड़े हुए सवाल अधिक पूछे जाएंगे करंट अफेयर में, GS1 GS2 में, दोनों में। GS1 में तो कम भी, GS2 में जो भी सवाल आएगा जो इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का, उसमें बिहार स्पेशल जुड़ा हुआ रहेगा। ये पहले से एज्यूम करके जाइएगा।
अगला क्या है, जैसे देखिए कुछ समय पहले ही पिछले साल ही नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया था। हिंदी में पढ़ा देता हूँ मैं। देखिए, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां है। भारत के 19 बड़े राज्यों में बिहार का अंतिम पोजीशन से एकमात्र ऊपर था। अब ये कह रहा है कि इस राज्य में दयनीय स्थिति उत्तरदायी कारण को सूचीबद्ध कीजिए। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर को तथ्य और आंकड़ों पर पुष्ट कीजिए। तथ्य और आंकड़े लिखने को बोला है आपसे, उसने ये नहीं बोला कि बेटा हवा हवाई करो। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि स्वास्थ्य में क्या कौन कौन सी कमी है, उसको आंकड़े कहाँ से लाएंगे आप? इकोनॉमिक सर्वे से लाएंगे, या बिहार सरकार के हेल्थ का जो रिपोर्ट आता है उससे आप ले सकते हैं आंकड़े। नीति आयोग के आंकड़े ले सकते हैं आप। यहाँ से सबसे जगह से आंकड़े ले लेकर आपको इसको लिखना पड़ेगा। करंट अफेयर के सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि सवाल किस तरह से पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में हाल के दिनों में, है ना। तो अब हम लोग किस पर बात करेंगे? अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा पीटी के रिगार्डिंग। देखिए, पीटी के रिगार्डिंग करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि पीटी का जो करंट अफेयर पूछने का तरीका होता है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तारित है, बहुत ही ज़्यादा विस्तारित है। इतना ज़्यादा कि कुछ भी आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, अगर 30 सवाल पूछा है या 35 सवाल पूछा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 25, बहुत किसी ने बहुत सटीक सही किया होगा तो 25 तक सही कर लेगा, या कोई धुरंधर हो तो चलो 28 कर लेगा। 30 के 30 सही करना करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैंने ये भी बताया था कि हिस्ट्री, साइंस और करंट, इन तीनों को मिलाकर लगभग में 80 प्लस में सवाल हो जाते हैं, है ना। अगर अप्रॉक्सीमेट देखेंगे तो आपको 80 प्लस सवाल इन्हीं 3 सब्जेक्ट से मिलते हैं। इसलिए करंट अफेयर पर क्या फोकस करना चाहिए? बिल्कुल फोकस करना चाहिए, निसंदेह करना चाहिए। देखिए, पीटी के रिगार्डिंग आपको कौन कौन सी चीज़ें मदद करेंगे, फिर मैं बुक बता दूंगा आपको, बुक दिखाऊंगा भी। जैसे डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उसमें से बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलते जाएंगे। एक तो ये हो गया, डेली अवेयरनेस रखेंगे कि कौन सी दुनिया में कौन से घटनाक्रम हो रहा है, खेल खिलाड़ी में क्या हो रहा है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये न्यूज़पेपर में रेगुलर रहता है, इसमें तो कोई कमी नहीं, ये सब रहते हैं। तो वहाँ से आपके करंट के फैक्ट्स तैयार होते जाएंगे अगर पढ़ते भी जा रहे हैं तो। तीसरा तैयारी का होगा कि जब पीटी से पहले किताबें आती हैं बहुत सारे करंट अफेयर के, तो उसके वन लाइनर को और एमसीक्यू को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस बार एमसीक्यू से बीपीएससी ने सवाल कम बनाए थे, वन लाइनर उठा उठा के चेप रखे थे सारे, एसपीडी के, एडिटोरिया के वगैरह वगैरह के। तो वहाँ से वन लाइनर और एमसीक्यू से आपके करंट थोड़े बहुत तैयार होंगे। और अगला अंतिम स्टेज आता है करंट अफेयर को तैयार करने का, वो है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज़ में जो आप प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से करंट अफेयर तैयार होते हैं। यही मुख्य रूप से सोर्स हैं। कौन कौन सा? न्यूज़पेपर हो गया, डेली न्यूज़पेपर हो गया, उसके बाद से जो किताबें आएंगी मार्केट में उसके वन लाइन और एमसीक्यू हो गए, और तीसरा हो गया आपका टेस्ट सीरीज। ये 4 सोर्स रखिए, इन्हीं से आपका पीटी के रिगार्डिंग करंट अफेयर तैयार हो, और कोई सोर्स नहीं होता है जनरली। ऑनलाइन कहीं भी आपको कोई बुक मिलता है, किसी भी कोचिंग के कोई किताब पढ़ते हैं, किताब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा ये हम अभी से हम तय नहीं कर सकते हैं। वो जब हाथ में जब तक वो किताब नहीं आता तब तक पता नहीं चलता कि अच्छा है या बुरा। हो सकता है इस बार एडिटोरिया से ज़्यादा सवाल आ जाए तो अगली बार किसी और से सवाल आ जाए, तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है। अब चलिए मैं डेली मंथली एक न्यूज़पेपर के मैगज़ीन को, न्यूज़पेपर नहीं मंथली एक मैगज़ीन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ज़रूर फॉलो करना चाहिए। एक मैगज़ीन को, कोई सा भी हो सकता है, कोई प्रतियोगिता दर्पण भी कर सकते हैं, कोई उत्कर्ष क्लासेस वगैरह का आता है उसका भी कर सकते हैं, और कोई अगर दृष्टि की मैगज़ीन को फॉलो करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। सभी कोई सा भी एक, लेकिन रेगुलरिटी उसी में होना चाहिए। कोई सा भी एक, लेकिन हर मंथ का उसको पढ़िए, शुरू से अंत तक सारे पढ़िए, एमसीक्यू सहित, मेंस प्री के रिगार्डिंग सबका, उसमें जो भी दिया हुआ है चैप्टर उन सभी को पढ़िए। कोई भी एक मैगज़ीन, कोई भी एक मैगज़ीन, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर वही मैगज़ीन पढ़िए, मंथली कोई सा भी एक मैगज़ीन। मेंस के रिगार्डिंग में मैं बताने वाला हूँ और प्री के रिगार्डिंग भी बताने वाला हूँ। देखिए, उसके बाद से सवाल के बाद नीचे मैगज़ीन था, जैसे ये दृष्टि का मैगज़ीन आता है बीपीएससी के रिगार्डिंग। बीपीएससी के रिगार्डिंग बहुत कम मैगज़ीन आते हैं, उसमें से एक दृष्टि का आता है। इसके मैं पाठ्यसूची आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। परीक्षा की रणनीति वगैरह ये सब तो छोड़ दें, फटाफट न्यूज़ रहता है इसमें, कुछ वन लाइनर रहते हैं 2 पेज के करीब में। उसके बाद से करंट अफेयर है, बिहार का, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, भारत और विश्व, आर्थिक घटनाक्रम, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षा, पर्यावरण परिस्थिति, संक्षिप्त और करंट अफेयर टेस्ट रहता है एक 50 एमसीक्यू का। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको।
उसके बाद से बिहार एक झलक रहता है 35। बिहार एक झलक में हर महीने अलग अलग टॉपिक रहते हैं। किसी महीने में बिहार के साइंस बिहार के भूगोल पर रहेगा, किसी महीने में बिहार की इकोनॉमी पर रहता है, किसी में बिहार के हिस्ट्री पर रहता है। वो एक पर्टिकुलर रूप से किसी विषय पर चर्चा किया जाता है। उसके बाद से ये क्या है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषयवार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन रहता है एक छोटा सा। सामान्य हिंदी जैसे इसमें स्पेशल था। बेसिक मैथ्स रहता है, बेसिक रीजनिंग। मॉडल पेपर हर महीने किसी न किसी का दिया रहता है, हर महीने किसी न किसी का रहता है। जीके पॉइंटर रहता है और वो सवाल रहते हैं जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक वगैरह बताए रहते हैं। तो ये दृष्टि का मैगजीन का है, इसको ले सकते हैं आप, ये अच्छा होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर दूसरा को भी कोई फॉलो करे तो ये दिखा रहा हूँ मैं मेंस के रिगार्डिंग करंट अफेयर तैयार करने के लिए। ये 365 मैगजीन है पॉलिटी का। किसका है? पॉलिटी का है। विजन का आता है पॉलिटी का। अभी इसमें दिसंबर तक का ही करंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2022 तक का करंट है और ये 365 आता है फ्री में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ऑनलाइन आपको इसका PDF मिल जाता है अगर आप ध्यानपूर्वक सर्च करेंगे विजन के वेबसाइट पर भी। तो इसमें आपको टॉपिक वो मिल जाते हैं जहाँ से मेंस में शॉर्ट आंसर बनाए जा सकते हैं इस बार पॉलिटी में। इकोनॉमिक्स का भी इसी तरह से आता है और इकोनॉमिक्स में भी शॉर्ट आंसर बनाए जा सकते हैं। साइंस का भी इसी तरह से आता है, लेकिन पूरा बुक नहीं पढ़ना है, बहुत मोटा सा होता है, पूरा नहीं पढ़ना है। सेलेक्टेड टॉपिक जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे EWS है, OBC है, समान नागरिक संहिता, हेट स्पीच, राजद्रोह, उसके बाद से प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो ये सब टॉपिक पढ़ सकते हैं आप। राष्ट्रपति का चुनाव हॉट टॉपिक है। राष्ट्रपति राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ, ये सब पढ़ेंगे तो आपका GS में भी मदद मिलेगा और आपको कहाँ पर मदद मिलता है? करंट में भी मदद मिलेगा। जैसे दल विदल विरोधी है, एक साथ चुनाव, देखिए यहाँ पर है टॉपिक दिया हुआ, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। चुनावी बॉन्ड कितना ज़्यादा चर्चा में है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। तो ये सब टॉपिक आपको 365 में मिल जाता है, जिससे आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकती है। मैंने बुक भी बता दिया है। जो दृष्टि की मैगजीन है उसमें PT के रिगार्डिंग में फैक्ट रहता है और मेंस के रिगार्डिंग भी रहता है। इसी तरह से प्रतियोगिता दर्पण वगैरह में भी मेंस और PT सबके टॉपिक दिए हुए रहते हैं। तो किसी भी एक मैगजीन को पकड़कर पढ़ना शुरू कीजिए। लेकिन सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? जनरल अवेयरनेस। उसके लिए मैंने बताया ही है कि न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, दृष्टि वगैरह या संस्कृति IAS या ध्येय IAS, किसी भी IAS वाले कोचिंग के वेबसाइट पर जाकर वहाँ से न्यूज़ पढ़ सकते हैं। संसद TV का डिबेट देख सकते हैं अच्छा सा, BBC हिंदी वगैरह को देख सकते हैं, वहाँ पर अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा खुद से। ओके, सारे डॉट मैंने लगभग में क्लियर करने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट को मैंने बारीकी से समझाया है। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कैसा लगा ये भी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा जैसा भी लगा हो आपको। ओके, और अगले वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ ये भी बता दीजिएगा तो मैं बना दूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। और आज के लिए सवाल, एक चीज़ और है आज के लिए सवाल, आज इस सवाल को लिखना है, आज इस सवाल को लिखना है। भारत के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, 38 नंबर में ही लिखना है, लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।